स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर जो है आपका वेव ऑप्टिक्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। अब हम रिजॉल्विंग पावर के ऊपर बात करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये हमने। अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो हमने ये देखा था कि जो आपका डिफ्रैक्शन होता है वो आपकी नैरो स्लिट यानी जो पतली स्लिट्स होती हैं वहां पे आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर। अगर हम बात करें किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो हम क्या करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि आपके माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इनसे हम वस्तुओं को देखते हैं। माइक्रोस्कोप से हम सूक्ष्म जो जीव है या सूक्ष्म वस्तुएं हैं जो आपकी जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं उनको हम देखते हैं। और टेलीस्कोप से आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारी बहुत दूरी पे स्थित है उनको हम देखते हैं। तो जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, तो क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप में किसी भी चीज को देखेंगे वो बहुत मतलब आपके पास कोई सिंगल चीज तो होगी नहीं, बहुत अलग अलग तरीके की अलग अलग चीजें होंगी जिन्हें आप ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से। तो उसके लिए आपका रिजॉल्विंग पावर जो है माइक्रोस्कोप का या टेलीस्कोप का अच्छा होना आवश्यक है। बेसिकली रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है? अगर बेसिक तौर पे देखें, रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है या दो वस्तुएं या दो सोर्स है, ठीक है, तो आपके जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर ये होता है कि आप उन दोनों वस्तुओं को, दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से, मतलब दोनों को सेपरेट देख पाए। यानी ऐसा ना हो कि दोनों की जो इमेज है या दोनों का जो आपको इमेज दिखाई दे रही है वो ओवरलैप करे। तो बेसिकली रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक एबिलिटी होती है, पावर जो होती है वो एबिलिटी होती है रिजॉल्विंग पावर, जिससे जो आपके इंस्ट्रूमेंट है वो दो ऐसी वस्तुएं जो कि दो पास पास में रखी गई हैं, इनको सेपरेट देखने में, अलग अलग देखने में मदद करती है। इसको हम, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं। It is defined as the inverse of distance or angular separation between two objects which can be just resolved when viewed through the optical instrument. यानी इसे दो वस्तुओं के बीच की दूरी या कोणीय अलगाव के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे ऑप्टिकल उपकरण के माध्यम से देखने पर हल किया जा सकता है। यानी बेसिकली रिजॉल्विंग पावर क्या है? रिजॉल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो पावर है, वो शक्ति है जिसके माध्यम से आप पास रखी हुई दो चीजों को अलग अलग देख पाते हैं। अगर हम रेले की बात करें, ठीक है, रेले की बात करें तो अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, दो वस्तु है जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये दोनों रिजॉल्व होंगी। कब होगी? जब आपका जो सेंट्रल ऑफ मैक्सिमा है बी का जो सेंट्रल मैक्सिमा है, डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो पहले जो आपका ए है इसके सेकेंडरी मिनिमा के साथ लाई करेगा, तभी आपको रिजॉल्विंग पावर जो है ठीक मिलेगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। तो बेसिक मतलब रिजॉल्विंग पावर का क्या हुआ? रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये है कि ये वो शक्ति है, वो पावर है जिसके माध्यम से जो पास रखी गई दो वस्तुएं हैं वो आपको अलग अलग सेपरेट दिखाई देती हैं। अब आपका जो पहला टॉपिक है वो है आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, यानी जो आपका दूरदर्शी होता है उसकी रिजॉल्विंग पावर की हम बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें टेलीस्कोप की, तो आप ये जानते हैं टेलीस्कोप से आप दूर रखी हुई चीजों को देखते हैं, यानी जो बहुत दूर दूर है उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। जैसे कि आपके तारे हो गए, प्लैनेट्स हो गए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है तो ये आपको एक
पॉइंट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। किसके फॉर्म में दिखाई देते हैं? बिंदु के रूप में आपको दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है। तो बेसिकली अगर हम रिजॉल्विंग पावर की बात करें टेलीस्कोप की, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है रिजॉल्विंग पावर किसी भी टेलीस्कोप की वो पावर है, वो शक्ति है जिसके कारण दूर जो स्थित तारे हैं, प्लैनेट्स हैं, जो कि हमें ऐसा लग रहा है कि पास में है, वो उन्हें हम डिस्टिंक्टली या अलग अलग देख पाए। यानी कि जो आपके टेलीस्कोप है उससे हम जो ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, जो भी हमें 2-3 ऑब्जेक्ट्स उससे दिख रही है, वो हमें सेपरेटली अलग अलग दिख पाए। In telescopes, very close objects such as binary stars or individual star of galaxy subtend very small angle in the telescope. यानी अगर हम टेलीस्कोप की बात करते हैं तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि बाइनरी स्टार हो गए, ठीक है, या कि कोई एक स्टार हो गया, किसी आकाशगंगा का तारा हो गया, तो ये क्या करते हैं? बहुत छोटे छोटे एंगल बनाते हैं टेलीस्कोप के साथ। टू रिजॉल्व देम वी नीड वेरी लार्ज अपर्चर। इनको रिजॉल्व करने के लिए, इनको करेक्ट करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए हमें बहुत बड़ा अपर्चर चाहिए होता है। वी कैन यूज रिलेज टू डिटरमाइन द रिजॉल्विंग पावर। हम रिले के माध्यम से क्या कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और रिजॉल्विंग पावर निकाल सकते हैं, जो कि हमारी टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या हो। तो बेसिकली अगर हम रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो रिजॉल्विंग पावर, जैसे कि हमने देखा जनरल फॉर्म में जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट आपकी अलग अलग यानी सेपरेट आपको दिखाई दे, तो ये आपकी रिजॉल्विंग पावर है। तो यानी कि हम रेले का यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस में। द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी, अब हम इसके एंगुलर सेपरेशन की बात कर रहे हैं, यानी इनके बीच में कोणीय दूरी या कोणीय अलगाव कितना है या कितना होना चाहिए, इसकी हम बात कर रहे हैं। दूरबीन में बहुत निकट की वस्तुएं जैसे कि द्विआधारी तारे या आकाश गंगाओं के अलग अलग दूरदर्शी पर बहुत छोटे कोण बनते हैं। इन्हें हल करने के लिए हमें बहुत बड़े छिद्रों की आवश्यकता होती है। संकल्प शक्ति को निर्धारित करने के लिए, जो आपकी रिजॉल्विंग पावर है उसको निर्धारित करने के लिए हम रेले का उपयोग कर सकते हैं, जो दो वस्तुओं के बीच कोणीय अलगाव, जो आपका जो है दो वस्तुओं के बीच कोणीय अलगाव होना चाहिए, जो कि आपका कितना होना चाहिए? डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अगर हम रिजॉल्विंग पावर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो कोणीय अलगाव है उसका कितना है? डेल थीटा कितना आ रखा है, कितना होता है? 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अगर हम रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो रिजॉल्विंग पावर होता है 1 अपॉन डेल थीटा, यानी जिसमें कोणीय अलगाव है। तो अगर हम 1 अपॉन डेल थीटा की बात करें तो ये बराबर हो जाएगा आपका d अपॉन 1.22 लैम्डा की। तो ये क्या है? आपका रिजॉल्विंग पावर है, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर है टेलीस्कोप। इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चला? आपने ये देखा कि आपका जो डेल है, अगर हम रिजॉल्विंग पावर की बात करें, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो डी जो है, जो आपका रिजॉल्विंग पावर है वो डी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी दस द हायर द डायमीटर, डी मतलब जो आपका डायमीटर है। इससे हमें क्या पता चला? जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ज्यादा रेजोल्यूशन अच्छा होगा। यानी टेलीस्कोप के केस में अगर हम डायमीटर की बात करें, जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना अच्छा उसका जो है रेजोल्यूशन होगा। The best astronomical optical telescopes have mirror diameter as large as 10 meter to achieve the best resolution. और अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑप्टिकल टेलीस्कोप की बात करें, इसमें क्या होते हैं? मिरर डायमीटर होते, यानी जो डायमीटर होता है वो 10 मीटर तक होता है, ताकि अच्छे से अच्छा हमें रेजोल्यूशन मिल सके। ऑल्सो लार्जर वेवलेंथ रिड्यूस द रिजॉल्विंग पावर, और जो आपका ज्यादा वेवलेंथ होती है, किसी भी लाइट की जो वेवलेंथ जिसकी ज्यादा है, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, उसका जो है रिड्यूसिंग पावर कम हो जाती है। एंड कॉन्सिक्वेंटली रेडियो एंड माइक्रोवेव टेलीस्कोप्स
नीड लार्जर मिरर। तो इसी कारण क्या होता है, जो आपके रेडियो वेव और माइक्रोवेव टेलीस्कोप होते हैं उनको बड़े मिरर चाहिए होते हैं, बड़े दर्पणों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो आपके रेडियो और माइक्रोवेव है इनकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, इसी कारण इनको बड़े जो है मिरर की आवश्यकता होती है ताकि इनका जो आपका रिजॉल्विंग पावर है वो अच्छा मिले। इस प्रकार व्यास d जितना अधिक होगा रेजोल्यूशन उतना ही बेहतर होगा। सर्वश्रेष्ठ खगोलीय प्रकाशीय दूरबीनों में सर्वश्रेष्ठ विभेदन प्राप्त करने के लिए 10 मीटर जितना बड़ा दर्पण व्यास होता है। इसके अलावा बड़ी तरंग दैर्ध्य संकल्प शक्ति को कम करती है और इसके परिणाम स्वरूप रेडियो और माइक्रोवेव दूरबीनों को बड़े दर्पणों की आवश्यकता होती है। अभी हमने बात करी टेलीस्कोप की, हमने देखा कि टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन पावर कितना होता है। ठीक है, हमने देखा कि इसका जो रिजॉल्विंग पावर है वो आपका d/1.22 लैम्डा होता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। तो जो आपका माइक्रोस्कोप होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इससे आप जानते हैं कि जो आपके सूक्ष्म वस्तुएं होती है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम इसके माध्यम से देखते हैं। अगर हम रिजॉल्विंग पावर की बात करें माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है, ठीक है, इसके माध्यम से जो आपकी वस्तुएं हैं उन्हें हम जो है सूक्ष्म वस्तुएं हैं उन्हें अलग अलग देख पाते हैं। तो ये वो प्रॉपर्टी होती है माइक्रोस्कोप की जिससे जो छोटी वस्तुएं हैं उन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है, ठीक है, इसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो डिस्टेंस का इनवर्स होता है। यानी दो ऑब्जेक्ट जो है, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी दूरी है उसके जो होता है ये इनवर्स होता है माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर। एबे की द्वारा दिया गया है, अर्नेस्ट एबे के द्वारा, इसलिए इसे हम एबेस क्राइटेरियन कहते हैं। ठीक है, फॉर माइक्रोस्कोप द रिजॉल्विंग पावर इज द इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी जस्ट रिजॉल्व्ड। दिस इज गिवन बाय फेमस एबे क्राइटेरियन given by Ernst Abbe in 1873 as सूक्ष्मदर्शी के लिए संकल्प शक्ति रिजॉल्विंग पावर दो वस्तुओं के बीच की दूरी का व्युत्क्रम है जिसे अभी हल किया जा सकता है। यहाँ 1873 में अर्न्स्ट अबे द्वारा दिए गए प्रसिद्ध अबे की कसौटी के रूप में दिया गया है। अगर हम इस क्राइटेरियन की बात करें तो इसमें क्या है आपका डेल डी बराबर लैम्डा अपॉन 2n साइन थीटा होता है, जहाँ पे आपके d क्या है, आपका डिस्टेंस है। तो रिजॉल्विंग पावर है वो आपकी 1 अपॉन डेल डी है, 1 अपॉन डेल डी यानी बराबर 2n साइन थीटा अपॉन लैम्डा। अगर हम n की बात करें तो n इस केस में आपका क्या है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब ये है, इससे हमें क्या पता चलता है, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि जो अगर आपका जो d है, ठीक है, जो d है, अगर d की वैल्यू कम होगी तो आपका जो रिजॉल्विंग पावर होगा वो ज्यादा होगा, d की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिजॉल्विंग पावर आपका कम होगा। Where n is the refractive index of medium separating object and aperture, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो अपर्चर और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में है। Note that the achieve high resolution n sin theta must be large, यानी अगर हमें ज्यादा रेजोल्यूशन चाहिए तो n sin थीटा ज्यादा होना चाहिए। दिस इज नोन एज न्यूमेरिकल अपर्चर, इसको हम न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। जहां n वस्तु और छिद्र को अलग करने वाले माध्यम का अपवर्तक सूचकांक या अपवर्तनांक है। ध्यान दें कि उच्च रेजोल्यूशन प्राप्त करने के लिए n sin थीटा बड़ा होना चाहिए, इसे न्यूमेरिकल अपर्चर के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा रिजॉल्विंग पावर था। हमने रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूले देखे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन है, आपको ये दिया गया है, 2 slits are made
1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away। यानी आपके पास दो झिरियां हैं जो कि 1 मिलीमीटर दूरी पे बनाई गई है और जो पर्दा है वो 1 मीटर दूर रखा गया है। What is the fringe separation when blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? यानी सबसे पहले आपसे ये कहा गया है कि फ्रिंज सेपरेशन कितना होगा जब ब्लू ग्रीन लाइट जो है आपकी जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है उसका अगर हमने यूज किया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये पार्ट हमने पिछली क्लास में किया था, इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट शुड द विड्थ ऑफ ईच स्लिट बी obtained to obtain 10 maxima of the double slit pattern within the central maxima of single pattern। यानी प्रत्येक झिल्ली की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि एकल झिल्ली पैटर्न के केंद्रीय उच्चिष्ट के भीतर द्विझिरी पैटर्न के 10 उच्चिष्ट प्राप्त हो सके। तो आपको ये जो है आपको सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का करना है। पहला पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो अगर हमें क्या निकालना है इस केस में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें विड्थ निकालनी है हर एक स्लिट की। ठीक है, अगर आपके पास 10 मैक्सिमा है, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको ए थीटा बराबर लैम्डा थीटा से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ए थीटा बराबर लैम्डा थीटा, यानी इसे हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ये आपका बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन ए के। अब अगर हम ए की बात करें, हमें इसमें क्या चाहिए, इसमें हमें क्या चाहिए, सेपरेशन चाहिए। तो हमें सेपरेशन निकालना है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। फिर आपका जो 10 लैम्डा अपॉन डी बराबर होगा आपका 2 लैम्डा अपॉन ए के, यानी जो है ए बराबर आपका डी बाय 5 होगा जो कि आपका 0.2 मिलीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, एज्यूम दैट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी आपके पास एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, ये किसी तारे से आ रही है, कमिंग फ्रॉम अ स्टार। व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, आपको बताना है कि टेलीस्कोप का जो रेजोल्यूशन की लिमिट है वो कितनी होगी, यानी आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना है जिसमें आपकी जो आपके ऑब्जेक्ट है वो आपको अलग अलग सेपरेट दिखाई देंगे। हुज ऑब्जेक्टिव हैज अ डायमीटर ऑफ 100 इंच, यानी आपको टेलीस्कोप का बताना है कि उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगा जिसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसका जो डायमीटर है, उसका जो व्यास है वो 100 इंच है या 100 इंच है। तो अगर हम डायमीटर की बात करें टेलीस्कोप की, तो ये आपको दिया गया है जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट कर देंगे, जो कि 100 इंच है। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका 1 इंच होता है वो बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के, यानी जो आपका डी की वैल्यू है वो आ जाएगी 100 इंटू 2.54 यानी 254 सेंटीमीटर, 254 सेंटीमीटर। लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, तो ये आपका बराबर होता है 6000, क्योंकि आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के। अब हम इसे क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो आपके बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर के। तो ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी रिजॉल्विंग पावर आपको बतानी है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करें तो जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा हमने, इसमें हम टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। तो आपका जो टेलीस्कोप है इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो आपकी 1/del थीटा बराबर d/1.22 लैम्डा होता है। ठीक है,
जो आपकी रिजॉल्विंग पावर है। हमें क्या निकालना है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी डेल थीटा निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा डेल थीटा बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन डी, क्योंकि आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालना है और वो आपका डेल थीटा होता है। तो ये आपका आ जाएगा 1.22 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपकी 6 इंटू 10⁻⁻5 अभी निकाला हमने। डी की वैल्यू 2.54 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो बेसिकली आप ये जानते हैं कि जो लाइट है, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो प्रकाश होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी जो आपका लाइट है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन से बनी होती। अब अगर हम बात करें पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो बेसिकली जो आपका पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण होता है वो आपको ऐसी तरंगों में प्राप्त होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो। जैसे कि आपकी सनलाइट होगी, सूर्य की किरणें हो गई, वो क्या है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और आप ये जानते हैं कि जो आपकी सनलाइट है वो कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यानी जो है ये जो आपकी लाइट होती है वो आपकी वैक्यूम में ट्रैवल कर, किसमें करती है ट्रैवल, वैक्यूम में ट्रैवल करती है और पृथ्वी तक पहुंचती है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, जिसमें आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या करती है, रिएक्ट या इंटरैक्ट करती है। तो हम ऐसी वेव्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। Polarization in physics is defined as a phenomena caused due to wave nature of electromagnetic radiation। यानी जो आपका फिजिक्स है, भौतिकी है, इसमें जो ध्रुवीकरण होता है वो एक ऐसी परिघटना है जो कि तरंगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है इसके कारण होता है। सनलाइट ट्रैवल्स थ्रू द वैक्यूम टू रीच द अर्थ। जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो वैक्यूम से ट्रैवल करता है, निर्वात से ट्रैवल करता है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम वेव का क्या है, एक एग्जाम्पल है। दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज दे फॉर्म when an electric field interact with magnetic field। हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ध्रुवीकरण भौतिकी में विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के कारण होने वाली घटना के रूप में परिभाषित किया गया है। सूर्य का प्रकाश निर्वात से होते हुए पृथ्वी तक पहुंचता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है क्योंकि वे तब बनती हैं जब एक विद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क करता है। अब हम समझते हैं कि पोलराइजेशन बेसिकली होता क्या है। जो आपकी लाइट है, लाइट में जैसे कि अभी हमने समझा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इंटरैक्ट करती है और इंटरैक्ट करके आपका जो स्पेस है वहां पे वो ट्रैवल करती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइट में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है आपस में, ठीक है, आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक डायरेक्शन में चल रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके परपेंडिकुलर होके चल रही है, यानी दोनों क्या है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि जो आपका जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक प्लेन पे चल रहा है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे प्लेन पे चल रहा है, और ये दोनों प्लेन जो है आपके क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। जो आपकी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होती है ये अलग अलग जगहों पे होती है,
क्योंकि आप ये जानते कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों का प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में। तो ये इसमें जो वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, इसमें जो कंपन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ये अलग अलग प्लेन में होता है। तो जो ऐसी लाइट्स या ऐसी वेव्स जो कि अलग अलग, जो एक से ज्यादा प्लेन में वाइब्रेट करती है, कंपित होती है, ऐसी वेव को हम अनपोलराइज्ड वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड वेव कहते हैं। वहीं अगर हम लाइट की बात करें, जो कि हमें सन, लैंप या ट्यूबलाइट से मिलती है, वो कैसी होती है? अनपोलराइज्ड लाइट होती है। कैसी होती है? अनपोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे लाइट आ रही है, ठीक है, कोई लाइट बीम आ रही है, और हम ये जानते हैं कि जो लाइट है, प्रकाश है, वो EM वेव्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। यानी कि एक जो प्लेन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगी, दूसरे प्लेन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगी। तो ऐसी जो लाइट होती है उसे हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और बेसिकली ये जो लाइट्स होती हैं ये आपको सन से और जो आपके लाइट सोर्स है उनसे मिलती है। इसको जब हम किसी पोलराइजेशन, जो आपका पोलराइजर होता है, उससे पास कराते हैं, तो फिर ये क्या होती है, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने लग जाती है इसकी जो वेव्स है। तो ऐसी वेव्स जिसकी जो वाइब्रेशन है एक ही प्लेन में होती है, ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज हमने रिजॉल्विंग पावर देखा कि रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का होता क्या है। हमने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए इसके फॉर्मूला देखे। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे, और उसके बाद हमने पोलराइजेशन का जो आपका कॉन्सेप्ट है कि पोलराइजेशन होता क्या है, पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है, ये हमने समझा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पोलराइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।